तो हेलो दोस्तों, केजीएफ मूवी को किसी की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केजीएफ नाम ही कुछ इतना ज़्यादा मशहूर हो गया था। और इससे इस मूवी का हीरो यानी कि यश, ये अपने में ही इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि केजीएफ के पार्ट 2 के लिए लोगों को बेताबी से इंतजार है। तो इस मूवी को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि इस मूवी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये मूवी ओरिजिनली कन्नड़ लैंग्वेज में बनी थी और जिसका डायरेक्शन दिया था प्रसंत नील ने। इस मूवी का बजट था अराउंड 80 करोड़ रुपीस के आसपास और इसने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ के आसपास। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस मूवी को इतना बड़ा बूम मिलेगा और इस मूवी की स्टोरी इतनी खास होगी और इंटरेस्टिंग होगी। इसको देख लोग काफ़ी पागल हो गए थे और इस मूवी के काफ़ी बड़े फ़ैन बन चुके हैं, क्योंकि इसके अगले पार्ट के ट्रेलर से ही जाना जा सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी बड़े बड़े कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, जैसे कि संजय दत्त, रवीना टंडन और यश खुद अपने में ही एक बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। और इसी में आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि इसमें आगे कितना बड़ा बजट यूज़ करा गया है और अलग अलग तरह के VFX भी यूज़ करे गए हैं। तो यही थी कुछ खास बातें इस मूवी के बारे में। और इस मूवी की स्टोरी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इस मूवी को समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है दूसरे पार्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। तो मूवी की शुरुआत होती है 1981 से, यानी कि 1981 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एक आदमी का डेथ वारंट साइन करती है, ये बोलकर कि ये बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और यहाँ बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, यानी कि रॉकी की। और इसके बाद सीधा हमें 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट जिनका नाम होता है आनंद इंगलगी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं, उसकी पूरी बायोग्राफी। गवर्नमेंट जिस बुक को बैन कर चुकी है और उसकी सभी कॉपीज को जला दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उस बुक को कोई भी पढ़े। और उस बुक की आखिरी कॉपी किसी तरह से एक न्यूज़ चैनल को मिल जाती है और वही न्यूज़ चैनल वाले आनंद इंगलगी का इंटरव्यू लेते हैं ये जानने के लिए कि जो भी उस बुक में लिखा गया है या फिर पढ़ा गया है वो क्या बिल्कुल सच है। जिस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब होता है खोया हुआ सोने का शहर। तो जब आनंद से ये सब पूछा जाता है तो वो उस बुक में लिखी गई स्टोरी को खुद से ही बताने लगते हैं। बात शुरू होती है 1951 से, जहाँ शुरुआत होती है कर्नाटक की कोलार डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर मजदूरों को खुदाई के दौरान एक अजीब से पत्थर मिलते हैं और फिर उस जगह की इंस्पेक्शन के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भेजा जाता है और जिनके साथ सूर्यवर्धन भी होता है जो कि वहीं के रहने वाला एक पावरफुल आदमी होता है। जब ये बात पता लग जाती है और पक्की हो जाती है कि जो पत्थर मिले थे वो सोने के होते हैं, तो इसके बाद सूर्यवर्धन उन सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मार देता है ताकि ये खबर बाहर तक ना पहुंच पाए कि वहां पर सोना दबा हुआ है। और जिस दिन ये घटना होती है उसी दिन पास में एक बच्चे का जन्म होता है जो कि मूवी का मेन हीरो बनने वाला है। तो कोलार में गोल्ड निकलने की वजह से उस जगह का नाम हो जाता है कोलार गोल्ड फील्ड्स। इसी का नाम मूवी के ऊपर पड़ा है, यानी कि KGF। और ये एक सच्ची जगह है कर्नाटक में जहाँ पहले गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, मगर वो किसी कारण से अब बंद हो चुकी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इस कहानी को भी आप असली मान लें। ये कहानी एक फिक्शस स्टोरी है, यानी कि काल्पनिक कहानी है जिसको KGF के ऊपर बनाया गया है। तो इस कहानी में ये दिखाया जाता है कि जो सूर्यवर्धन होता है वो इस जगह को गवर्नमेंट से 100 सालों के लिए लीज पे ले लेता है और उसने वहाँ एक नराची नाम की कंपनी बनाई और सबको वहाँ ऐसा दिखाया कि ये एक चूने के पत्थर की खोदान है और यहाँ पर इसी चीज़ का काम होता है। सूर्यवर्धन काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर लाके खुदाई करवाता था, वो भी ज़बरदस्ती बिना उनकी मर्जी के। और इस कंपनी को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए उसने अपने साथ 5 पार्टनर्स भी बनाए जो कि हैं एंड्रूज, कमल, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। तो अधीरा ही यहाँ पर सारा देख रेख करता था और इसको छोड़ के बाकी सारे चारों पार्टनर अलग अलग शहरों में रहते थे, दूसरे शहरों में रहकर बिजनेस संभालते थे और उनका ये गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था। और इसमें दिखाया जाता है कि 1978 में सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ता है। इसके बाद सभी पार्टनर्स KGF पर कब्जा करने की सोचते हैं, मगर सूर्यवर्धन को भी काफ़ी चालाक दिखाया जाता है और वो ये देखते हुए अपने बेटे गरुड़ा को इस कंपनी का मालिक बना देता है। और ये बात सूर्यवर्धन के भाई अधीरा को पसंद नहीं आती है और फिर वो गरुड़ा को मारने की कोशिश करता है, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन गरुड़ा अधीरा को मारने में कामयाब हो जाता है और फिर गरुड़ा इस पूरे साम्राज्य पर राज करने लगता है। और इसमें गरुड़ा को काफ़ी जालिम और शैतान किस्म का आदमी दिखाया गया है, जिसके चलते बाकी सारे पार्टनर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तो इस सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद आप जान पाएंगे कि कौन क्या है
और कौन किस तरह की भूमिका निभा रहा है इस मूवी में। तो अब हम जानते हैं मूवी के मेन हीरो के बारे में, यानी कि रॉकी के बारे में। तो रॉकी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी माँ को काफ़ी गरीब दिखाया जाता है और साथ ही साथ वो एक विधवा भी होती है। और रॉकी की 10 साल की उम्र में ही उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहती है। रॉकी का असली नाम होता है राजा कृष्णप्पा बरिया। उसकी माँ जाते जाते उससे एक वचन लेके जाती है कि रॉकी को बड़ा होकर एक बहुत ही ताकतवर और अमीर आदमी बनना होगा, ताकि वो खुद भी अच्छी लाइफ जी सके और दूसरों के लिए भी जी सके और दूसरों की मदद भी कर सके। तो इसी वादे को अपने दिमाग में बिठाकर और पूरा करने के लिए राजा मुंबई की तरफ निकल जाता है और वो अपना नाम रख लेता है रॉकी। और जहाँ पर रॉकी अपनी हिम्मत से एक डॉन का विश्वास जीत लेता है, और जिस डॉन का नाम होता है डॉन शेट्टी। और फिर रॉकी उसके लिए काम करने लगता है और धीरे धीरे देखते देखते रॉकी बड़ा हो जाता है और काफ़ी ताकतवर भी दिखाया जाता है और दरिया दिल भी, यानी कि वो गरीबों की मदद भी करता हुआ दिखाया जाता है, यानी कि अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। जहाँ पर डॉन शेट्टी का वो बहुत ही खास आदमी बन जाता है और उसकी स्मगलिंग में मदद करता है। और इसी के चलते रॉकी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि अक्सर डॉन शेट्टी उसको जो भी मिशन देता था वो पूरा का पूरा कंप्लीट करके आता था और काफ़ी लोग उससे डरने भी लग गए थे। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि रॉकी का इतना नाम मशहूर होने के बाद जब केजीएफ के एक पार्टनर के पास ये न्यूज़ पहुंचती है तो वो सीधा रॉकी से मिलने चले जाता है 1978 में, जिसको देख सारे लोग चौंक जाते हैं, यानी कि डॉन शेट्टी तक भी। और वो यानी कि एंड्रू, जो कि केजीएफ का पार्टनर होता है, रॉकी को एक मिशन दे देता है बेंगलोर के लिए, और जिसके बदले वो ये बोलता है कि अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो ये मुंबई तुम्हारा। और जो चीज़ रॉकी खुद से चाहता है, मुंबई पे राज करना, वो सोचकर वो इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है और निकल पड़ता है बेंगलोर की तरफ। तो जब रॉकी बेंगलोर पहुंचता है वो राजेंद्र देसाई से मिलता है, जो कि खुद ही एक केजीएफ का पार्टनर होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं दूसरा पार्टनर। और वो रॉकी को बोलता है कि उसको गरुड़ा को मारना होगा, यही उसका एक मेन मिशन है। तो सभी पार्टनर्स एक प्लान बनाकर गरुड़ा को बेंगलोर बुलवाते हैं ताकि वो उसको इजीली मार सके। लेकिन गरुड़ा को बहुत चालाक दिखाया गया था और इसके चलते वो इसके बारे में पहले से ही जानता था, और इसीलिए गरुड़ा पूरी तैयारी के साथ आता है। और साथ ही साथ गरुड़ा अगर चाहता तो उसी दिन सारे पार्टनर्स को मार भी सकता था, मगर उसने एक कसम खाई थी कि जब तक उसका बाप जिंदा है तब तक वो किसी भी पार्टनर को नहीं मारेगा। इसीलिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चले जाता है। और जिसके बाद सारे पार्टनर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि वो गरुड़ा से फेस टू फेस हो गए थे और गरुड़ा को साफ साफ दिखा दिया था कि वो उसको मारना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो सबके सब घबरा जाते हैं। लेकिन रॉकी इन सब चीज़ों को देखकर इन पार्टनर से बोलता है कि वो गरुड़ा को उसी के घर में जाके मारेगा। और फिर सभी पार्टनर्स इस प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद केजीएफ की जो खुफिया जानकारी होती है वो एक अंदर के आदमी से निकलवाते हैं, यानी कि सारे पार्टनर्स, और रॉकी को सौंप देते हैं। नाराची में काम करने के लिए बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती उठा के लाया जाता था। और ऐसे ही एक बारी गरुड़ा के आदमी जब कुछ लोगों को उठाने ले गए एक गांव में, तो वहाँ पर रॉकी भी पहुँच जाता है और वो उन गांव के लोगों में शामिल होकर नाराची में घुस जाता है। और वहाँ जाने के बाद उसको समझ में आता है कि वो जगह कितनी खतरनाक है, और जहाँ पर लगभग 20,000 लोगों को बंदी बना के रखा जाता है और हर किसी से ज़्यादा घंटे काम कराया जाता। और यहाँ के गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाया गया था, जहाँ पर वो किसी भी इंसान को कमज़ोर देखते थे जो कि काम नहीं कर पा रहा होता था, उसको हाथ के हाथ गोली मार देते थे। नाराची में जो माइनिंग होती है वहाँ से थोड़ी ही दूर पर गरुड़ा का खुद का एक महल होता है, जहाँ उसके पिता और भाई साथ में रहते थे। और इस महल की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मजबूत दिखाई जाती है, जिसके रहते कोई भी यहाँ पर भटक भी नहीं सकता था। और रॉकी यहाँ पर रहते रहते पूरी जगह का मुआयना कर लेता है और एक एक जगह को अच्छी तरह समझ लेता है, जिसके चलते वो गरुड़ा के महल तक पहुँचने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। अब बस वो सही मौके की तलाश में होता है और वहाँ रहते रहते वो काफ़ी लोगों को काफ़ी पीड़ित भी देखता है और उनको मरते हुए भी देखता है। तो काफ़ी टाइम तक तो वो चुप रहता है, सब चीज़ों को इग्नोर करता है। मगर जब वो एक आदमी, यानी कि एक बूढ़े आदमी को, और साथ ही साथ वो अंधे भी होते हैं, उनको गार्ड के द्वारा मारते हुए देखता है, तो तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाता और जिस बूढ़े अंधे आदमी को बचाने के लिए रॉकी 23 गार्ड्स को मार डालता है और वो सबकी नज़रों में एक हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 गार्ड्स को इकट्ठा कर सबको जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है कि अब वो पूरी तरह तैयार है और अपने प्लान पे काम करना शुरू कर रहा है। और तब एक बहुत ही बड़ा राज सामने आता है कि सूर्यवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई को ही मारने के लिए एक प्लान में शामिल है।
विराट अपने भाई से बिल्कुल अलग था और वो दिल का अच्छा दिखाया जाता है, और वही वो बंदा था जिसने नराची की खुफिया जानकारी को और मैप को उन पार्टनर्स तक पहुंचाया था जो कि रॉकी के साथ थे, ताकि रॉकी इस जगह पर घुस सके। और रॉकी का सिग्नल मिलते ही विराट भी तैयार हो जाता है, और इसके साथ साथ गरुड़ा भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको भी वो सिग्नल दिखता है और वो इस चीज़ को देख के सतर्क हो जाता है। तो गरुड़ा इस चीज़ को देखकर अपने आदमियों को वहां भेजता है उस सिग्नल को चेक करने के लिए, जिसके बाद विराट उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने ही बाप को मार देता है। और इसी खबर को सुनकर गरुड़ा के आदमी वापस उस महल में आ जाते हैं, जिसके चलते रॉकी बच जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि गरुड़ा की जो कसम थी पूरी हो जाती है, और इसके बाद वो ये बोलता है कि वो एक काली माता की पूजा करेगा, जिसके बाद वो सबसे बदला लेगा, यानी कि बाकी पार्टनर से। और जिस पूजा में दिखाया जाता है कि गरुड़ा हमेशा हर साल 3 बकरों की बलि चढ़ाता था उस पूजा में, मगर इस बारी वो कुछ अलग करता है और वो कहता है कि इस बारी वो 3 इंसानों की बलि चढ़ाएगा। और ये 3 लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि उसके खुद के दुश्मन थे, जिनको उसने एक खास कमरे में कैद करके रखा था। जब गरुड़ा पूजा करने के लिए पहुंचता है तो रॉकी छुपकर उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर उन 3 लोगों को कैद करके रखा होता है। उन तीनों में से एक आदमी को मार के रॉकी उसकी जगह ले लेता है, और फिर इन 3 लोगों को उस पूजा में लाया जाता है। इस पूजा में सभी गार्ड्स और सारे काम करने वाले लेबर भी शामिल थे, और खुद गरुड़ा भी। तो गरुड़ा अपनी पूजा शुरू करता है, और सबसे पहले वो 2 लोगों की बलि तो चढ़ाई देता है। और जब तीसरे की बारी आती है, जो कि खुद रॉकी बन के आया होता है, तो रॉकी गरुड़ा के आदमियों से छूटकर किसी तरह गरुड़ा की तलवार से उसी का गला उड़ा देता है। रॉकी ने सबके सामने गरुड़ा को मार डाला, और ये खबर आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद केजीएफ के सारे पार्टनर यही सोचे थे कि अब उनका वहां पर कब्जा हो जाएगा। मगर रॉकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ मुंबई पर राज करने के लिए नहीं आया था, उसको तो बल्कि पूरा केजीएफ ही चाहिए था। जिसमें कि ये भी दिखाया जाता है कि रॉकी चाहता तो गरुड़ा को बेंगलोर में ही मार सकता था, मगर वो अपने प्लान के चलते यहाँ पर जानबूझ के आया होता है, ताकि वो गरुड़ा को सबके सामने उस जगह पर ही मारे जहाँ पर वो खुद राज करना चाहता है। गरुड़ा के मरते ही वहाँ के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो कि गरुड़ा के आदमी होते हैं, वो उसको मारने के लिए सब बंदूक तान लेते हैं। लेकिन इस बारी रॉकी के साथ वो 20,000 कर्मचारी भी होते हैं, और वो रॉकी को मारने नहीं देते हैं। जहाँ पर उन 20,000 लोगों का रॉकी हीरो बन चुका था, और उसके कहने पर वो कुछ भी कर सकते थे। रॉकी के अलावा और भी कुछ लोग थे जिनकी नज़र केजीएफ पर टिकी हुई थी। एक तो था सूर्यवर्धन का भाई अधीरा, और दूसरा था दुबई का रहने वाला इनायत खलील। तो इसमें आप बोलेंगे कि अधीरा तो मर चुका था, मगर वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था, ताकि वो गरुड़ा की मौत की खबर सुनकर वापस आ सके और केजीएफ पे कब्जा कर सके। और ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं 1978 के टाइम में, मगर ये सिर्फ आधी कहानी दिखाई जाती है, जो कि चैप्टर 1 करके दिखाई जाती है, और इसकी आगे की कहानी दिखाई जाएगी चैप्टर 2 में, जिसमें रॉकी का बाकी के लोगों से सामना होगा जो कि केजीएफ पर कब्जा करना चाहते हैं। और सेकंड पार्ट में ही पता लगेगा कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने रॉकी के डेथ वारंट पर साइन करा था, और क्यों वो उसको मारना चाहते हैं 1981 में। चैप्टर 2 में अधीरा का रोल प्ले करने वाले हैं बॉलीवुड के संजय दत्त, और प्राइम मिनिस्टर का रोल करने वाली है रवीना टंडन। और ये मूवी रिलीज़ तो पिछले साल ही होने वाली थी, मगर कोरोना के चलते इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा आगे करा गया, और अब ये मूवी रिलीज़ होने वाली है 14 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड। तो यही थी पूरी केजीएफ की स्टोरी, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड थी। और साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि आप चैप्टर 2 के लिए कितने बेताब हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे की अपडेट स्टोरी भी मिलती रहे, और साथ में इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और मूवीज़ से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।